ग्रुप में मैंने पीडीएफ भेज दिया है। आज हम लोग भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का 2 मार्क्स वाला करेंगे, इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन। ठीक है, ग्रुप में मैंने आंसर भेज दिया है। ठीक है, क्वेश्चन के साथ। अभी सबसे पहला सवाल है, हु इज कॉल्ड अ विक्टिम? विक्टिम कौन है? ठीक है, किसको विक्टिम कहा जा सकता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर? तो मैंने जब लेक्चर लिया था तो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि भाई विक्टिम कौन हो सकता है। ठीक है, तो अंडर द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, a victim is defined as a person who has suffered any loss or injury due to the act or omission of the accused person। ठीक है, ये बोल रहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर विक्टिम को ऐसे डिफाइन किया गया है जैसे कोई बंदा, ठीक है, जिसको नुकसान हुआ हो, लॉस हुआ हो या इंजरी हुआ हो, ठीक है, किसके कारण? अक्यूज्ड के किसी एक्ट या ओमिशन के कारण। ठीक है, तो आपको याद दिलाऊं, यहाँ पर अगर आपको याद हो ऑफेंस की परिभाषा, ठीक है, जब मैंने बताया था डिफाइंड ऑफेंस, ठीक है, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? एनी एक्ट और ओमिशन। ठीक है, और यहाँ पे भी बोल रहा है कि कोई भी एक्ट और ओमिशन किसके द्वारा किया जाएगा? अक्यूज्ड के द्वारा। तो वो क्या होगा? उससे जो पीड़ित होगी, जिसको वो इंजरी होगा, जो सफर करेगा, उसको विक्टिम कहा जाएगा। ठीक है, तो एकदम रिलेट करोगे तो आपको समझ में आएगा। विक्टिम कौन? जिसने सफर किया है लॉस को या इंजरी को। ठीक है, विक्टिम हो गया। जिसने वो अपराध किए हैं वो कौन हो जाएगा? अक्यूज्ड हो जाएगा। तो आपसे ये पूछा भी जा सकता है कि अक्यूज्ड किसको कहा जाएगा? जैसे यहाँ पे सवाल पूछा है, हु इज कॉल्ड अ विक्टिम? आपसे सवाल बन सकता है, हु इज कॉल्ड अक्यूज्ड? ठीक है, कौन अक्यूज्ड हो सकता है? तो वैसा बंदा जिसने कोई एक्ट या ओमिशन किया है, ठीक है, और जो पनिशेबल अंडर लॉ है, तो उसको अक्यूज्ड कहा जाएगा, जिसने वो अपराध किए होंगे। ठीक है, तो ये विक्टिम हो गया। दूसरा सवाल है, इन विच केस कैन अ पुलिस ऑफिसर अरेस्ट विदाउट वारंट? कौन से केस में, कौन से ऑफेंस में? ठीक है, यहाँ पे आपसे ऑफेंस भी पूछा जा सकता था, यहाँ पे केस भी लिखा है तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कौन से केस में? ठीक है, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर कोई होता है तो आपको पता है कि पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, तो अ पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट अ पर्सन विदाउट अ वारंट इन सेवरल सिचुएशन, प्राइमरीली व्हेन अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज कमिटेड। ठीक है, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस जब कमिट होता है, ठीक है, तो पुलिस जो है बिना वारंट के भी आपको अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, क्राइम होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज मींट बाय चार्ज? ठीक है, मैंने जब आप लोगों को पूरा प्रोविजन बताया था, प्रोसेस, ठीक है, कल पिछले लेक्चर में, तो मैं ये चीज भूल गया था चार्ज का बताना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया था ट्रायल में, कि सबसे पहले एक ऑफेंस होगा। ठीक है, ऑफेंस कॉग्निजेबल होना चाहिए। ठीक है, कॉग्निजेबल होगा तो एफआईआर दर्ज कर सकते हैं पुलिस। ठीक है, एफआईआर दर्ज होगा तो पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकता है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन जब शुरू होता है, ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन का फाइनल रिपोर्ट, ठीक है, जिसको पुलिस रिपोर्ट भी कहा जाता है, पुलिस रिपोर्ट जो है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके मजिस्ट्रेट को देता है। ठीक है, मजिस्ट्रेट को दे दिया। मैंने आपको मजिस्ट्रेट के पावर के बारे में भी बताया था कि हर कोर्ट का अपना अपना पावर है। सबसे पहले ऊपर आता है हाई कोर्ट, फिर सेशन कोर्ट, फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फिर आता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, फिर आता है सेकंड क्लास। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने बताया था, हर कोर्ट का अपना अपना पावर है। कोई 5 साल तक का सजा दे सकता है, कोई 10 साल तक का दे सकता है, कोई 3 साल तक का दे सकता है, ये भी मैंने बताया था। अब मान के चलिए मजिस्ट्रेट के पास मैटर आया। ठीक है, अब मजिस्ट्रेट ने उस मैटर में देखा पुलिस का रिपोर्ट, तो उसमें लिखा था कि भाई ये ऑफेंस जो है मर्डर का है। ठीक है, मर्डर में कम से कम पनिशमेंट जो है 10 साल है। ठीक है, तो अब मजिस्ट्रेट तो नहीं देख सकता है, क्योंकि मजिस्ट्रेट जो होता है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होता है। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट के पास 3 साल तक का पावर है। अब ये जो चार्जशीट फाइल हुआ है पुलिस के द्वारा, उसमें ऑफेंस कौन सा हुआ है? मर्डर। मर्डर का पनिशमेंट है 10 साल। तो ये मजिस्ट्रेट तो नहीं देख सकता है, क्योंकि इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो ये मैटर कहाँ भेज दिया जाएगा? कमिट कर दिया जाएगा सेशन कोर्ट में। ठीक है, सेशन कोर्ट में जैसे ही कमिट होगा, सेशन कोर्ट जो है चार्जशीट पढ़ के, ठीक है, फिर मैटर की शुरुआत करेगी, ट्रायल शुरू हो जाएगा।
तो जब ट्रायल शुरू होता है ना, तो ट्रायल में सबसे पहला जो काम होता है वो होता है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। ठीक है, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज बोलते हैं इसको। सबसे पहला काम जो कोर्ट का होता है चार्जशीट फाइल होने के बाद यही होता है। ठीक है, अब सेशन में आ गया सेशन कोर्ट के पास, तो सेशन कोर्ट जो पहला स्टेज फॉलो करेगा वो करेगा फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का मतलब ये होता है कि पुलिस ने जो चार्जशीट फाइल किया था, ठीक है, उस चार्जशीट को कोर्ट, जो सेशन कोर्ट है वो देखेगा। ठीक है, कि उसमें जो अपराध हुआ था वो वाकई में वो सेक्शन उसमें अट्रैक्ट होता है या नहीं होता है। अक्यूज्ड का जो लॉयर होता है, एडवोकेट होता है, वो उस चार्जशीट में लूप होल ढूंढता है। ठीक है, कमियां ढूंढता है। अब मान के चलिए किसी लड़की, कोई लड़की है, ठीक है, एग्जाम्पल देता हूं, कोई लड़की है, उसने अपनी गर्लफ्रेंड के, कोई लड़का है वो अपनी गर्लफ्रेंड के घर पे गया। ठीक है, तो स्वाभाविक है गर्लफ्रेंड है तो उसके घर पे जाना ट्रेसपास नहीं होगा, राइट। लेकिन पुलिस जब एफआईआर दर्ज करता है कि भाई उसने लड़की के साथ छेड़छाड़ किया, ठीक है, लड़की अगर केस करती है तो पुलिस यहाँ पे छेड़छाड़ के साथ ट्रेसपास का भी लगा देगा सेक्शन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लड़की की दोस्त है, लड़का लड़की तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ना, तो उसके घर पे अगर वो लड़का जाता है तो ये ट्रेसपास होगा क्या? नहीं होगा। तो यहाँ पे लेकिन पुलिस ने ट्रेसपास का भी लगा दिया है। तो जो अपोजिट लॉयर होता है, डिफेंस लॉयर जो होता है, वो चार्जशीट में कमियां ढूंढता है। ठीक है, तो मैजिस्ट्रेट को बताता है कि सर ऐसा ऐसा है, ये जो सेक्शन लगा है वो गलत है। मैजिस्ट्रेट को लगेगा कि भाई ये सेक्शन नहीं बैठता है, तो जो सेक्शन है वो हटा दिए जाएंगे। ठीक है, और अगर कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं जो जज को लगेगा कि ये लग सकता है, ठीक है, वो लगा भी दिया जा सकता है। तो ये होता है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। ठीक है, पूरा कोर्ट जो है पूरा केस का सर्कमस्टांसेस देखेगा, उस समय पर जो भी एविडेंस पुलिस के द्वारा दिया जाएगा वो देखेगा। ठीक है, उसके बिना पर, उसके आधार पर कोर्ट जो है चार्ज फ्रेम करता है कि इसके ऊपर कौन कौन सी धाराएं लगेंगी, कौन कौन से एलिगेशन उसके ऊपर जो है वो लगने के जैसा है या लगने लायक है। ठीक है, तो बेसिकली चार्ज का मतलब होता है एलिगेशन, उसके ऊपर जो अपराध का धारा लगने वाला है उसको बोला जाता है चार्ज। ठीक है, तो कोर्ट सबसे पहले चार्ज फ्रेम करता है कि भाई इसने जो अपराध किए हैं वो सही है या नहीं है। अगर अपोजिट लॉयर जो है वो विरोध करता है किसी सेक्शन का तो वो जेन्युइन सेक्शन है या नहीं है, ये सारी चीजें उसमें होती हैं। ठीक है, तो इसको बोला जाता है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। तो आपसे सवाल यहाँ पे क्या पूछ रहा है, किधर गया, व्हाट इज मींट बाय चार्ज। ठीक है, तो चार्ज का मतलब क्या है? चार्ज का मतलब है एलिगेशन, जो कोर्ट को लगता है कि इसने कमिट किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अंडर द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता चार्ज इज अ फॉर्मल एक्यूजेशन स्पेसिफाइंग द ऑफेंसेस, ठीक है, एज एन इंडिविजुअल इज एलिज्ड टू हैव कमिटेड। ठीक है, ये मान के चलेंगे कि ये जो बंदा है वो अपराध किया है, उसका एलिगेशन उसके ऊपर है। जैसे मान के चलिए उसने मर्डर किया होगा, ठीक है, तो मर्डर का चार्ज उसके ऊपर लगेगा, तो इसी को बोला जाता है चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन इंक्वायरी। ठीक है, इंक्वायरी का भी मैंने बताया था आप लोगों को, दो चीजें होती है। सबसे पहला होता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? पुलिस करता है। ठीक है, पुलिस कब करता है? जब पुलिस को कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना मिलती है। ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना मिलती है। कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना मिलेगी तो पुलिस क्या करेगा? एफआईआर दर्ज करेगा। एफआईआर दर्ज करने के बाद क्या करेगा पुलिस? इन्वेस्टिगेशन करेगा। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन का पर्पज क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एविडेंस। ठीक है, ये चीजें याद रखना लिंक करके, कलेक्शन ऑफ एविडेंस हो गया। अब यहाँ पे जो दूसरा टॉपिक है इंक्वायरी, ये सवाल पूछा जाता है डिफाइंड इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन देम, मतलब दोनों में डिफरेंशिएट भी करने के लिए बोला जाता है कभी कभी। ठीक है, तो सबसे पहले हमेशा याद रखना, इन्वेस्टिगेशन हमेशा पुलिस करेगा। इंक्वायरी जो होता है ना, पहले जब हमारे पास वो था सीआरपीसी, तो उसमें जो है इंक्वायरी सिर्फ मजिस्ट्रेट करा सकता था। ठीक है, इंक्वायरी। लेकिन अभी वाले में क्या कर दिया गया है, अभी वाले में ऐसा प्रोविजन कर दिया गया है कि अगर 7 साल से कम का अपराध हुआ है, ठीक है, 7 साल से कम के पनिशमेंट वाले अपराध में पुलिस को भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने का अधिकार दे दिया है।
ठीक है, ये पहले नहीं था। सीआरपीसी में इंक्वायरी करने का अधिकार पुलिस के पास नहीं था, इंक्वायरी मजिस्ट्रेट करता था। ठीक है, लेकिन अभी वाले में जो अपना बीएनएसएस है उसमें इंक्वायरी करने का अधिकार पुलिस को भी दे दिया है, अगर वो अपराध 7 साल से कम वाले, अब ये 7 साल से कम के पनिशमेंट है। कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ठीक है, कि अगर कोई भी अपराध जिसकी सूचना पुलिस को मिलती है, उस अपराध में अगर पनिशमेंट 7 साल से कम है तो पुलिस पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा, ठीक है, फिर सामने वाले को नोटिस भेजेगा 41 का, ठीक है, कि आप पुलिस चौकी में आइए, आपके खिलाफ एफआईआर हुआ है, ठीक है। जब सामने वाले के रिप्लाई से पुलिस सेटिस्फाई न हो और लगे कि हाँ ये अपराध सच में हुआ है, तब पुलिस अरेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये आया था उस केस से, ठीक है, 7 साल वाला। इससे पहले इंक्वायरी का अधिकार सिर्फ मजिस्ट्रेट को था। मजिस्ट्रेट कब इंक्वायरी करता था? देखिए, सबसे पहले क्या था प्रोविजन पहले आप कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना कहां लेके जाते हो? पुलिस के पास, बराबर। अगर आपकी कॉग्निजेबल केस में पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करता है तो फिर आप क्या करते हो? फिर आप वो कंप्लेन एसपी, डीएसपी या सीपी, डीसीपी को करते हैं, ठीक है। जहां पे जो काम करते हैं, हमारे ये यूपी बिहार में एसपी डीएसपी होता है, ठीक है। मुंबई में सीपी डीसीपी होते हैं, ठीक है। तो इधर जो भी मतलब पुलिस रैंक में जो भी बड़े ऑफिसर होंगे ना, आप उनके पास कंप्लेन कर सकते हो कि ऐसा ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, आप पुलिस को बोलिए एफआईआर दर्ज करना, ठीक है। अगर वो एसपी डीएसपी भी एफआईआर दर्ज नहीं करा पाता है तो अब आप क्या करते हैं? अब आप कोर्ट के पास जा सकते हैं, ठीक है। ये सारा प्रोविजन है बीएनएसएस में, सारा प्रोविजन है। सेक्शन नहीं बता रहा हूं क्योंकि सेक्शन में आप स्टूडेंट हो, आपको 2 महीने बाद 3 महीने बाद एग्जाम देना है, ठीक है। तो सेक्शन में कंफ्यूज हो गए, गलत लिख दोगे, सब खत्म। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है, दैट्स इट। सेक्शन से आपको कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सेक्शन जो 20 साल एडवोकेसी कर लेता है ना, उसको भी सेक्शन याद नहीं होता। जज 20-20, 30-30 साल से जजशिप करते हैं, फिर भी उनके सामने देखोगे बुक वगैरह रखते हैं, और जहां पे नहीं समझ में आता फटाक से सेक्शन देख लेते हैं, ठीक है। तो कभी भी आप लोग एग्जाम में सेक्शन का यूज मत करना। अगर आपको 100% श्योर है तो ही सेक्शन लिखना, अन्यथा मत लिखना, ठीक है। हम लोग भी नहीं लिखे, आप लोगों को भी यही सलाह देंगे कि सेक्शन अगर गलत लिखे तो आपका पूरा कहानी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सेक्शन नहीं लिखना। क्या? नहीं नहीं नहीं, सेक्शन तो लिखो ही मत। मैं एज अ, अरे नहीं नहीं नहीं, नो 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 नो, जरूरी नहीं है। आपसे देखो सवाल में क्या पूछा है? डिफाइन इंक्वायरी, कहीं पे लिखा है क्या एक्सप्लेन विद सेक्शंस? लिखा है कहीं? नहीं। तो आपसे पूछ क्या रहा है? डिफाइन इंक्वायरी, मतलब आप सिर्फ मुझे इंक्वायरी बताइए कि क्या होता है, ठीक है। इसमें सेक्शन का कहीं जिक्र ही नहीं है। तो हम 100% जो भी टीचर ने आपको बोला है ना, आप उनको काइंडली अच्छे से समझाना। मैडम जो 20 साल से प्रैक्टिस में है ना, उनको भी 551 सेक्शन याद नहीं होते। हम तो स्टूडेंट, हमको तो 3 महीने के लिए पढ़ना है, ठीक है। तो आप कैसे उम्मीद, कोई भी एग्जामिनर आपसे सेक्शन की उम्मीद नहीं करता, ठीक है। उनको भी पता है, जो प्रैक्टिस 20 साल से करते हैं ना, उनको सेक्शन याद नहीं होता है। ये बच्चे 4 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उसमें भी उनको सेक्शन याद रखे, कहां से रखेगा? बराबर। तो सेक्शन 99% मत लिखो, हम लोगों ने नहीं लिखा, अच्छे स्कोर है मेरा। डिफाइन इंक्वायरी, तो इंक्वायरी का मतलब क्या होता है? इंक्वायरी का मतलब भी एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन करना ही होता है, ठीक है, इंक्वायरी का भी मतलब। लेकिन इंक्वायरी मजिस्ट्रेट करता है, ठीक है। कभी कभी पुलिस करता है, जब अगर कोई अपराध 7 साल से नीचे का हो तो उसमें पुलिस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करता है, ठीक है, कि ये अपराध हुआ था या नहीं हुआ था, उसको जांचने के लिए, ठीक है। तो ये होता है आपका इंक्वायरी। इंक्वायरी एक तरीके से पूरा इन्वेस्टिगेशन जैसा नहीं होता है कि उसमें वो मतलब एविडेंस कलेक्ट करना। इंक्वायरी का मतलब ये होता है कि अपराध हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। और अपराध कॉग्निजेबल हुआ है या नॉन कॉग्निजेबल हुआ है, बस इसको जानने के लिए हम एक इंक्वायरी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। ये होता है। तो इन्वेस्टिगेशन का ही एक मान के चलो प्रिलिमिनरी स्टेज होता है,
उसे इंक्वायरी कहा जाता है। ठीक है, इंक्वायरी मैजिस्ट्रेट भी कर सकता है और पुलिस भी कर सकता है। पहले मैजिस्ट्रेट ही करता था सीआरपीसी में, अभी बीएनएसएस के अंदर पुलिस को भी पावर दिया है कि वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज एन अकॉम्प्लिस। अकॉम्प्लिस का मतलब क्या होता है, जो अपराध करने में अक्यूज्ड के साथ हेल्प किया हो। ठीक है, इन क्रिमिनल लॉ एन अकॉम्प्लिस इज समवन हु नोइंगली एंड वॉलंटरीली हेल्प्स और कोऑपरेट विद अनदर पर्सन इन द कमीशन ऑफ अ क्राइम। ठीक है, किसी क्राइम को करने में जो अपराधी सम्मिलित होता है, साथ देता है, सहायता करता है, उसको अकॉम्प्लिस कहा जाता है। ठीक है, तो अकॉम्प्लिस को ही को अक्यूज्ड भी कहा जाता है, क्योंकि अपराधी के साथ जो पकड़ा जाएगा वो को अक्यूज्ड ही रहेगा ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट पनिशमेंट कैन अ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट गिव। ठीक है, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कौन सा पनिशमेंट दे सकता है, तो मैंने आप लोगों को बताया था, मैं वापिस से बता देता हूं ताकि आप लोगों को डेप्थ में याद रहे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि बीएनएसएस के अंदर 6 तरीके का कोर्ट होता है। सबसे पहले कौन सा कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है। ठीक है, इसके बाद होता है सेशन कोर्ट। ठीक है, इसके नीचे होता है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, इसके नीचे होता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, इसके नीचे होता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, इसके नीचे होता है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। ठीक है, हाई कोर्ट के पास पूरा पनिशमेंट देने का अधिकार है। पनिशमेंट कितने टाइप का होता है, 6 टाइप का होता है। 6 टाइप में कौन कौन सा, सबसे पहला डेथ पेनल्टी, दूसरा कौन सा लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास, तीसरा कौन सा इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट का मतलब जेल। जेल 2 तरीके से हो सकता है, एक हो सकता है रिगरस, रिगरस का मतलब है कि उसको काम करवाया जाएगा जेल के अंदर। एक होता है सिंपल, सिंपल का मतलब क्या कि भाई आप जेल में बंद रहोगे, आपको खाना पीना टाइम से मिलेगा, दैट्स इट। तो इम्प्रिजनमेंट तीसरा। फोर्थ होता है फाइन। ठीक है, 6 होता है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या, कुर्की जब्ती, प्रॉपर्टी जब्त कर लेना। जब कोई अक्यूज्ड कोर्ट के द्वारा बुलाया जाता है और वो कोर्ट के बात को नहीं सुनता और वो नहीं आता है, ठीक है, तो कोर्ट के बार बार बुलाने के बाद जब नहीं आता है बंदा, तो कोर्ट क्या करता है, उसके प्रॉपर्टी को सील कर लेता है। ठीक है, उसी को बोला जाता है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। लास्टली अभी नया इंट्रोड्यूस हुआ था अपने बीएनएसएस से, इसको बोला जाता है कम्युनिटी सर्विस। ठीक है, कम्युनिटी सर्विस का मतलब होता है सामाजिक सेवा करने का वो पनिशमेंट। जैसे कोई अपराधी है जो पहली बार अपराध किया है, छोटा मोटा अपराध है, ठीक है, तो कोर्ट उसमें क्या बोलेगा कि भाई तुमको 1000 पेड़ लगाना है, या 15 दिनों के लिए ट्रैफिक हवलदार का काम करना है, या 1000 गरीब कन्याओं को, गरीब बुजुर्ग महिलाओं को खाना खिलाना है, वृद्धाश्रम चलाना है। तो इस तरीके का सामाजिक कार्य जो है उसको पनिशमेंट के तौर पर दिया जा सकता है। तो ये 6 तरीके का अपराध होता है। तो हाई कोर्ट के पास जो है ये 6 तरीके का अपराध का जो पनिशमेंट है वो देने का अधिकार है। ठीक है, दूसरा है सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट के पास भी सारा पनिशमेंट देने का अधिकार है, बस वो डेथ पेनल्टी जो है वो देने के लिए हाई कोर्ट से परमिशन लेंगे। ठीक है, परमिशन का मतलब कन्फर्मेशन कराएंगे। ठीक है, इसके बाद है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इनके पास 7 साल तक का सजा देने का अधिकार है, 7 साल तक वो जेल भेज सकते हैं। ठीक है, और फाइन अनलिमिटेड लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। इनके पास 3 साल तक का जेल है देने का अधिकार, और फाइन लगाने का अधिकार है 50,000 तक। इसके बाद है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। सेकंड क्लास के पास 1 साल तक का जेल देने का अधिकार है और फाइन लगाने का अधिकार है 10,000 तक। ठीक है, इसके बाद है सबसे नीचे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जिसको डीएम डीएसपी सब होता है ना, हायर अथॉरिटी। उसको जेल वेल भेजने का अधिकार नहीं है, वो जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बनाए जाते हैं। ये ज्यादा से ज्यादा फाइन इम्पोज कर सकते हैं, या वो धारा 144 लगा दिया, या कोई ऐसा अपराधी है जो बहुत बार बार अपराध करता है तो उसको डिटेन करके रख सकते हैं ताकि वो अपराध ना कर सके। ठीक है, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन वो कर सकते हैं, वो फाइन भी लगा सकते हैं, बाकी वो सजा देने का अधिकार उनको नहीं होता। वो बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं। तो ये हो गया आपका कोर्ट और उसके पावर। तो अब यहाँ पे क्या पूछ रहा था, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का पावर। तो कोई बता सकते हैं, अभी मैंने एक्सप्लेन किया।
बताइए बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किधर गया, डिफाइन जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर क्या होता है? जीरो एफआईआर का मतलब होता है कि सॉरी, कोई भी अपराध अगर बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन हुआ है, ठीक है, मान के चलिए कोई बंदा रहता है मलाड में और उसके साथ हादसा हो जाता है कांदीवली, ठीक है, तो पहले क्या होता था, कांदीवली वाला पुलिस स्टेशन वाला क्या बोलता था कि आप मलाड में रहते हो ना, तो आप मलाड में जाके केस को दर्ज कराइए, आपका जुरिस्डिक्शन हमारे एरिया में नहीं गिरता, ठीक है। अभी क्या हो गया है कि भाई जिसके साथ जो अपराध जहां होगा वो उसी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन से कोई मतलब नहीं, ठीक है। आप पुलिस स्टेशन है आपका, मेरे साथ अपराध हुआ है, आपको लिखना पड़ेगा। हाँ, ये ड्यूटी आपकी है कि आपको ये एफआईआर मेरे कंसर्निंग, मैं जहां रहती हूँ, जिस पुलिस स्टेशन के पास मेरा जुरिस्डिक्शन है, आप वहां भेजिए। लेकिन ये ड्यूटी पुलिस वाले को दे दी गई। अब आम आदमी नहीं पीसेगा, आम आदमी जो जहां है वहीं पे वो एफआईआर दर्ज करा सकता है, ठीक है। तो यही है जीरो एफआईआर। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज समरी ट्रायल। समरी ट्रायल का मतलब क्या होता है? बहुत समराइज वे में, ना पूरा प्रोसीजर चलाने का, ना ट्रायल चलाने का, ना एविडेंस वगैरह कलेक्ट करने का झंझट, ठीक है। सीधा कोर्ट में जाओ, कोर्ट आपसे सवाल पूछेगा, जवाब दो, मैटर वहीं पे खत्म, जो फाइन लगेगा वो लो। इसको बोलते हैं समरी ट्रायल, ठीक है। एकदम समराइज वे में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। एग्जाम्पल फॉर, अगर आपने ट्रैफिक तोड़ दिया, वायलेशन किया है, तो आपको क्या ट्रायल चलेगा? नहीं चलेगा। आप जाइए कोर्ट में, आपको बुलाया जाएगा, आपको कोर्ट में बोलो कि हाँ मेरे से ट्रैफिक वायलेशन हुआ है, कोर्ट बोलेगा 5,000 भरिए, खेल खत्म हो गया, खत्म कहानी। उसके बाद वो ट्रायल वगैरह कुछ नहीं चलेगा, मैं मामला वहीं पे खत्म। तो इसको बोला जाता है समरी ट्रायल। खास करके ये ड्रिंक एंड ड्राइव, ट्रैफिक वायलेशन, छोटे मोटे अपराध जो हीनियस नहीं होते हैं ना, वैसे मामलों में कोर्ट जो है गिल्टी आप बोल दो कि हाँ मैंने किया है, कोर्ट फाइन भराएगा, खत्म कर देगा। तो ये है समरी ट्रायल, ठीक है। इसमें प्रोसीजर वगैरह नहीं होता कुछ भी, ठीक है, कि भाई उसको पकड़ो, अरेस्ट करो, एफआईआर दर्ज करो, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिफाइन पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट तो मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, ठीक है, कि पुलिस रिपोर्ट का मतलब क्या होता है? जब पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, तो इन्वेस्टिगेशन खत्म तो करती होगी ना, तो खत्म करने के बाद उनके पास डेटा जो रहता है, वो डेटा कोर्ट में जमा होता है, वही होता है पुलिस रिपोर्ट, ठीक है। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का जो फाइनल रिपोर्ट बनता है, उसको बोला जाता है पुलिस रिपोर्ट, या फाइनल रिपोर्ट, या चार्जशीट, सब कुछ एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपाउंडेबल ऑफेंस। कंपाउंडेबल ऑफेंस का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा ऑफेंस जिसमें अक्यूज्ड और विक्टिम दोनों कॉम्प्रोमाइज करके मैटर को खत्म कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है, उसको बोला जाता है कंपाउंडेबल ऑफेंस। नेक्स्ट है आपका डिफाइन कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा अपराध जिसमें पुलिस बिना अरेस्ट, बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकता है, और यह अपराध कैसा होता है नेचर में? हीनियस होता है, ठीक है। हीनियस बोलो या सीरियस बोलो, एक ही बात है। जैसे मर्डर, रेप, रॉबरी, किडनैपिंग, एसिड अटैक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। इसमें पुलिस सीधा एफआईआर दर्ज करती है। अगला कौन सा है? डिफाइन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब ऐसा कोई ऑफेंस जिसमें पुलिस बिना वारंट के आपको अरेस्ट नहीं कर सकता है, ये लेस हीनियस होता है, ठीक है। जैसे छोटे मोटे अमाउंट का चोरी हो गया, पर्स मार लिया किसी का जिसमें 1,000-2,000 था, ठीक है, किसी ने किसी को धक्का दे दिया, किसी ने किसी को डिफेम कर दिया, तो ये सारे अपराध जो है नॉन कॉग्निजेबल होते हैं। इसमें पुलिस क्या करता है? इसमें पुलिस एनसीआर लिखता है, और एनसीआर लिख के वो मजिस्ट्रेट को ट्रांसफर कर देता है, उसमें पुलिस खुद से इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिफाइन ऑब्जर्वेशन होम, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से समझना, बहुत बारीकी से समझाता हूं मैं आपको, ठीक है। ऑब्जर्वेशन होम, और आगे पूछा गया है आपसे ये क्या बोलते हैं, चिल्ड्रन होम, ठीक है। देखो अगला सवाल जब आप देखोगे ना, कौन सा है अगला सवाल, देखो एक सेकंड, हाँ इधर गया वो अगला सवाल आपका, चिल्ड्रन होम, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, 21 है चिल्ड्रन होम। और आपका अगला सवाल था इधर 12वां, द ऑब्जर्वेशन होम, ठीक है।
दोनों में एकदम बोले तो क्या बोलते हैं, माइनर डिफरेंस है। ठीक है, क्या है तो देखिए, ऑब्जर्वेशन होम जो है, सबसे पहले आपको जेजे एक्ट खोलना पड़ेगा। ठीक है, जेजे एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बोलते हैं इसको। इसमें दो तरीके के बच्चे के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है, कौन कौन सा? एक है, एक बच्चे को बोला जाता है चिल्ड्रेन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। ठीक है, एक बच्चे को बोला जाता है चिल्ड्रेन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। ठीक है, दूसरे बच्चे को बोला जाता है, दो टाइप के बच्चे का इसमें प्रावधान है जेजे एक्ट में। पहला है चिल्ड्रेन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, दूसरा कौन सा बच्चा होगा? दूसरा होगा चिल्ड्रेन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, दूसरा बच्चा ये होगा। चिल्ड्रेन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ का मतलब है कि कोई भी ऐसा बच्चा जिसके ऊपर किसी क्राइम को करने का आरोप लगा है। ठीक है, सिर्फ आरोप लगा है ऐसा। तो कोई भी बच्चा जब किसी अपराध में अपराध के होने का आरोप जिस बच्चे पर लगता है, ठीक है, उसको बोला जाता है चिल्ड्रेन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। ठीक है, और कोई ऐसा बच्चा जिसको सिर्फ केयर और प्रोटेक्शन की जरूरत है, उसने कोई अपराध किए नहीं है। एग्जाम्पल फॉर, सड़क पे कोई बच्चा मतलब ऐसे ही क्या बोलते हैं, अनाथ है, घूम रहा है, उसको नीड केयर है चाहिए ना। अगर उस बच्चे को, अगर हम उसको खाना पीना न दें या उसको सही से रहने के लिए न दिया जाए तो वो तो बच्चा तो मर जाएगा ना। ठीक है, तो जेजे एक्ट दोनों बच्चों के बारे में सोचता है, एक वो बच्चा जिसको रियल में जरूरत है और एक वो बच्चा जिसके ऊपर किसी अपराध के होने का आरोप है। तो चिल्ड्रेन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ जो है वो होता है ऐसे बच्चे के लिए जो जुवेनाइल तो है लेकिन उसके ऊपर किसी क्राइम का एलिगेशन लगा है। ठीक है, और चिल्ड्रेन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा बच्चा जिसको नीड ऑफ केयर और प्रोटेक्शन है। ठीक है, उसको जरूरत है, जैसे कोई स्ट्रीट चिल्ड्रन है, ठीक है, या कोई अब्यूज्ड चिल्ड्रन है, या कोई ऑर्फेंस है, अनाथ है, ठीक है, या कोई अबैंडेंड है। अबैंडेंड का मतलब क्या है? जो परिवार से बिछड़ गया है। ऐसे कोई बच्चे हैं तो उसको जरूरत है ना नीड ऑफ केयर की, प्रोटेक्शन की। तो ऐसा, तो अब आते हैं हम लोग मेन मुद्दे पर। तो ये जो ऑब्जर्वेशन होम है आपका क्वेश्चन नंबर 12, ये सिर्फ चिल्ड्रेन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ वाले बच्चों के लिए बनाया गया है। ठीक है, ये जो ऑब्जर्वेशन होम होता है वो ऐसे बच्चों के लिए बनाया गया है जिसके ऊपर किसी अपराध के होने का एलिगेशन है। ठीक है, तो अब एलिगेशन है तो उसका ट्रायल चालू होगा ना। तो जब तक बच्चे का ट्रायल चालू रहेगा ना, ठीक है, जब तक बच्चे का ट्रायल चालू रहेगा उस बच्चे को कहाँ रखा जाता है? ऑब्जर्वेशन होम में। ठीक है, अब दूसरे तरफ कौन सा था हमारा? चिल्ड्रेन होम। चिल्ड्रेन होम में किसको रखा जाएगा? चिल्ड्रेन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन वाले बच्चे को। ये बच्चे अपराधी नहीं होते हैं, बस ये बच्चे अनाथ होते हैं, ठीक है, या माँ बाप से बिछड़ गए होते हैं, ठीक है, या सड़क पे आवारा घूम रहे होते हैं, या ऐसे बच्चे जिसके साथ बहुत मतलब माँ बाप मर गए, उसके मतलब उसका कोई है ही नहीं, अब्यूज्ड है, ठीक है, अब्यूज चिल्ड्रन है, तो उसको नीड और केयर चाहिए ना। तो ऐसे बच्चों को कहाँ रखा जाएगा? चिल्ड्रन होम में। फर्क समझ में आया? कभी कभी प्रोफेसर लोगों को भी फर्क समझ में नहीं आता, ठीक है, कि चिल्ड्रन होम क्या होता है और ऑब्जर्वेशन होम क्या होता है। तो दोनों में फर्क यही है कि जो बच्चे चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है उसको ऑब्जर्वेशन होम की जरूरत है, और जिसको नीड ऑफ केयर प्रोटेक्शन चाहिए, मतलब चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, ऐसे बच्चों को चिल्ड्रन होम में रखा जाता है। ठीक है, दूसरा डिफरेंस ये है कि ऑब्जर्वेशन होम जो होता है ना उसके बारे में प्रोविजन कहाँ दिया गया है? सेक्शन 47 में। ठीक है, और चिल्ड्रन होम जो है उसका प्रोविजन कहाँ है? सेक्शन 50 में। ठीक है, तो ये दोनों माइनर मिस्टेक है, मतलब माइनर डिफरेंस है, सॉरी। ठीक है, अब तीसरा डिफरेंस क्या है? तीसरा डिफरेंस ये है कि ये जो ऑब्जर्वेशन होम होता है ना वो टेम्पररी नेचर का होता है। टेम्पररी नेचर का मतलब क्या? जब तक उस बच्चे का ट्रायल चल रहा है ना तभी तक उस बच्चे को उस ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाता है। ठीक है,
उसका ट्रायल खत्म हो गया, उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा। चिल्ड्रन होम जो होता है वो परमानेंट नेचर का होता है, ठीक है। अब कोई एक बच्चा है, अब उसको लाया गया, मान के चलिए, तो अब जब तक वो बड़ा नहीं होगा, मतलब 18 साल का नहीं होगा, तब तक तो उसको रखना पड़ेगा, बराबर। तो ये जो चिल्ड्रन होम होता है उसका नेचर जो है वो परमानेंट है, ठीक है। और ये जो आपका ऑब्जर्वेशन होम है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, टेम्पररी। जब तक ट्रायल बच्चे का चालू रहेगा तब तक उसको ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाएगा। समझ में आया सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन? इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है? तो मैंने बताया था कि कोई भी ऐसा प्रोसेस जो पुलिस के द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। पर्पज क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एविडेंस, उसको क्या बोला जाएगा? इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या हो सकता है? तो सबसे पहले पुलिस क्या करेगी? क्राइम सीन पर जाएगी, एविडेंस कलेक्ट करेगी। मर्डर हुआ है तो वेपन उठाएगा, अगर सुसाइड हुआ है तो कहाँ हुआ है, उसका हैंगर कौन सा था, पंखा कहाँ का था, उसके आगे पीछे क्या था, पंच कौन थे, वहां पे विटनेस कोई है क्या या नहीं है, करेक्ट। तो ये सारी चीजें होंगी। फिर विटनेस का जो है स्टेटमेंट लिया जाएगा। तो ये सारी चीजें किसके अंदर कवर होती हैं? इन्वेस्टिगेशन के अंदर, ठीक है। तो यही है इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय अडॉप्शन? ये जे एक्ट से पूछा गया है, ठीक है। तो अडॉप्शन का मतलब क्या होता है? अडॉप्शन का मतलब होता है गोद लेना, ठीक है। मैं हूं और मेरी वाइफ है, ठीक है। अब मेरे में कोई कमी है या मेरी वाइफ में कोई कमी है? मेरी वाइफ कंसीव नहीं कर सकती है, या मैं इंपॉर्टेंस हूं, मैं उसको कंसीव नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में मैं क्या कर सकता हूं? मेरे पास बहुत सारा प्रॉपर्टी है, तो मैं बच्चे को गोद ले सकता हूं, ठीक है, विद कंसेंट ऑफ माई वाइफ। मेरी वाइफ अगर परमिशन देती है कि हाँ बच्चा ले लेते हैं गोद, तो हम अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। अडॉप्शन के लिए एक प्रोविजन हमेशा याद रखना, एज गैप 21 ईयर्स होना चाहिए। किस परिस्थिति में? जेंडर अपोजिट होने के परिस्थिति में। मैं लड़का हूं, ठीक है, मेरी वाइफ वगैरह नहीं है, मुझे किसी लड़की को गोद लेना है, तो मेरे से, ठीक है, 21 साल कम उम्र की लड़की को हम गोद ले सकते हैं। एग्जाम्पल फॉर, मैं अगर 21 साल का हूं तो मैं 1 साल की लड़की, मैं अगर 22 साल का हूं तो मैं 1 साल की लड़की को गोद ले सकता हूं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं जो है 22 साल का हूं और मैं 8 साल की लड़की को गोद ले रहा हूं, इम्पॉसिबल। 21 ईयर का गैप, जेंडर अपोजिट होगा तो ये होना ही चाहिए, ठीक है। अगर कोई लड़की है और गोद लेना चाहती है लड़के को, तो 21 साल का गैप होना ही चाहिए बच्चे में और वो गोद लेने वाली मां में, ठीक है। ये बेसिक प्रोविजन है। और अगर किसी शादीशुदा मर्द को बच्चा गोद लेना है तो उसको वाइफ की कंसेंट की जरूरत है। अगर कोई वाइफ है जो जिसका पति मर गया है, ठीक है, तो फिर उसको कंसेंट लेने की जरूरत नहीं। ये सारी चीजें अडॉप्शन से रिलेटेड प्रोविजन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिफाइन कंप्लेंट। कंप्लेंट का मतलब क्या होता है? कंप्लेंट का मतलब ये होता है कि आपने जो मजिस्ट्रेट को दिया, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम पुलिस में किसी अपराध के होने की सूचना देते हैं तो उसको सिर्फ सूचना कहा जाता है, इंफॉर्मेशन कहा जाता है, ठीक है। जब वो इंफॉर्मेशन पुलिस नहीं लेता है, पुलिस बोलता है कि नहीं मैं इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं करूंगा, तो आप कहाँ जाते हो? एसपी और डीएसपी के पास। एसपी और डीएसपी भी जब आपका एफआईआर नहीं लेता है तब फिर आप कहाँ जाते हो? कोर्ट में। कोर्ट में जो जज बैठते हैं उसको मजिस्ट्रेट कहा जाता है, ठीक है। तो उस मजिस्ट्रेट के पास जब आप कंप्लेन करते हो, इंफॉर्मेशन देते हो किसी अपराध की सूचना की, तब उसको कंप्लेंट कहा जाता है, ठीक है। जो हम पुलिस को देते हैं ना उसको हम इंफॉर्मेशन कहेंगे, कंप्लेंट नहीं कहते, ठीक है। जो हम मजिस्ट्रेट को देते हैं, जब हमारा पुलिस नहीं लेता है इंफॉर्मेशन, जब हमारा ये एसपी डीएसपी नहीं लेता है, ठीक है, नॉर्मली लैंग्वेज में हम उसको भी कंप्लेन ही बोलते हैं, लेकिन हमारा जो बेयर एक्ट है ना वो उसको कंप्लेंट नहीं मानता। बेयर एक्ट मानता है कि आपने जब मजिस्ट्रेट को कोई कंप्लेंट किया तब हम कंप्लेंट मानेंगे, ठीक है, ऐसा है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा यहाँ तक। किसी को कोई डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? डिफाइन अपील। मैंने आप लोगों को बहुत बारीकी से समझाया था कि जब कोई जजमेंट आता है, ठीक है, किसी कोर्ट का, तो उसके बाद किसी भी व्यक्ति के पास 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। जजमेंट के बाद क्या क्या होता है? 4 टॉपिक। पहला होता है अपील, दूसरा होता है रिवीजन, तीसरा होता है रिव्यू,
चौथा होता है रेफरेंस। ठीक है, ये 4 टॉपिक आपको बहुत जरूरी है समझना, लॉन्ग आंसर में बहुत बार पूछा गया है। अपील का मतलब क्या होता है? किसी लोअर कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ जब आप ऊपर के कोर्ट में जाते हो, हायर कोर्ट में, तो उसको बोला जाता है अपील। ठीक है, रिवीजन का मतलब क्या होता है? जब कोई कोर्ट, ठीक है, लोअर कोर्ट कोई ऑर्डर पास करता है और उसमें कहीं क्लेरिकल एरर हो, ठीक है, या उन्होंने लॉ को कहीं पे मिसअंडरस्टूड कर दिया और ऑर्डर पास कर दिया, ठीक है, तो उस ऑर्डर को आप ऊपर कोर्ट में जाके रिवीजन फाइल कर सकते हो उस ऑर्डर के खिलाफ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप ऑर्डर को चैलेंज नहीं कर रहे हो, सिर्फ यहाँ पे उस एरर को करेक्ट करने के लिए हायर कोर्ट को अप्रोच कर रहे हो। ठीक है, रिव्यू का मतलब क्या होता है? रिव्यू का मतलब होता है पुनर्विचार। मतलब जिस कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया और आपको लगता है कि उस कोर्ट ने कहीं पे मिस्टेक किया है, तो आप उसी कोर्ट को बोलते हो कि सर आप अपने ऑर्डर को एक बार रिकंसीडर करें, रीचेक करें, रिव्यू करें, मतलब पुनः देखें, तो उसी को बोला जाता है रिव्यू। तो रिव्यू सेम कोर्ट में होता है। रेफरेंस का मतलब क्या होता है? रेफर करना। जब लोअर कोर्ट किसी ऐसे लॉ के प्रोविजन पर अटक जाता है, फंस जाता है, ठीक है, तो वो हायर कोर्ट से वहां पे ज्ञानवर्धन करते हैं, मतलब उनसे सलाह लेते हैं कि सर यहाँ पे मैं फंस गया हूं, तो यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो जब कोई लोअर कोर्ट किसी मैटर पे, ऐसे मैटर पे फंस जाता है, तो वो हायर कोर्ट से रेफरेंस लेते हैं, मतलब उनसे राय मशवरा लेते हैं कि हमें यहाँ पे क्या करना है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है रेफरेंस। चारों समझ में आया टॉपिक? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय वारंट केस? वारंट केस का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा अपराध, ठीक है, जिसमें 2 साल से ऊपर का पनिशमेंट हो, ठीक है, और उसमें जो है जो अपराध होता है वो थोड़ा सीवियर नेचर का होता है, सीरियस नेचर का होता है। ठीक है, तो उसमें जो है सामने वाले को कोर्ट क्या करता है? वारंट इशू करके बुलाता है। ठीक है, तो ऐसे मामले वारंट मामले होते हैं, वारंट केस होता है। ठीक है, सिंपल याद रखना, 2 साल से ऊपर के जो भी पनिशमेंट वाले अपराध होते हैं, 2 साल से ऊपर वाले जो भी केस होते हैं, उसको वारंट केस कहा जाता है। एग्जाम्पल फॉर मर्डर, रेप, डकैती, ये सब जो केस है वो वारंट केस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिफाइन कन्विक्शन एंड अक्विटल। ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था। कन्विक्शन का मतलब क्या? जब कोर्ट जजमेंट देता है, तो अगर उसको लगता है कि उसमें अक्यूज्ड गिल्टी है, ठीक है, तो उसको सजा सुनाता है कि भाई तुम गिल्टी हो और सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं, तो कोर्ट उसको गिल्टी साबित करके उसको कन्विक्ट कर देता है। ठीक है, तो कन्विक्शन का मतलब क्या होता है? दोष सिद्धि, मतलब इसके खिलाफ दोष, उसका जो अपराध था वो सिद्ध हो चुका है। ठीक है, तो इसीलिए उसको सजा मिलेगा। और दूसरा होता है अक्विटल। अक्विटल का मतलब क्या? कि अक्यूज्ड के खिलाफ जो भी चार्जेस लगे थे वो सिद्ध नहीं हो पाए। ठीक है, कोर्ट को ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला जिससे ये साबित हो कि इसी ने वो अपराध किए थे, तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट उसको बाइज्जत बरी कर देगा। इसी को अक्विटल कहा जाता है, अक्विट करना, रिहा करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब क्या होता है? एंटीसिपेट करना। किसी भी अक्यूज्ड को पुलिस अगर अरेस्ट करने की मंशा रखता है, तो वो व्यक्ति अगर उसको लगता है कि उसने वो अपराध नहीं किए हैं, या कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें उसका अरेस्ट हो जाना बहुत बड़े मतलब मुसीबत को जन्म दे सकता है, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में उसका जो है बाहर रहना बहुत जरूरी है। तो कोर्ट में वो एंटीसिपेटरी बेल लगा सकता है और कोर्ट से ये रिक्वेस्ट कर सकता है कि मुझे अरेस्ट से बचाइए, प्रिवेंशन ऑफ अरेस्ट होता है बेसिकली। ठीक है, तो वो बोला जाता है एंटीसिपेटरी बेल। अगर ये मिल गया तो आपको अरेस्ट नहीं करेगा, और पुलिस जो अरेस्ट नहीं करेगा तो आपको पुलिस के साथ कोऑपरेट करके उसको हर चीज में हेल्प करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, आज के लिए मैं लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 20, क्योंकि 40 है ना, तो 20 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी डाउट सॉल्विंग भी होगा, आप लोगों के कोई डाउट हो तो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है 20, आज का लास्ट सवाल है, फॉर विच ऑफेंसेज वारंट ट्रायल इज फॉलोड। ऊपर में भी ये सवाल था,
था ना कि वारंट केस कौन सा होता है, तो वारंट केस में ही वारंट ट्रायल होता है। तो वारंट केस कौन सा था, 2 साल से ऊपर वाला पनिशमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे भी ट्रायल किसका होगा, तो 2 साल से ऊपर का जो भी पनिशमेंट होगा उसमें जो ट्रायल होगा वो होगा वारंट ट्रायल, ठीक है। जैसे मर्डर, डकैती, जो भी अपराध जिसमें पनिशमेंट 2 साल से ऊपर है उसका जो ट्रायल होता है वो वारंट ट्रायल होता है, ठीक है। 2 साल से कम वाला जो पनिशमेंट होता है ना, ठीक है, उसको जो बोला जाएगा उसको समन ट्रायल बोला जाएगा। साथ ही साथ ये भी याद रखना, ठीक है। 2 साल से कम का पनिशमेंट है उसमें जो ट्रायल होगा समन ट्रायल होगा, वो जो मैटर होगा वो समन केस होगा, ठीक है। 2 साल से ऊपर का जो पनिशमेंट होगा वो वारंट केस होगा, ठीक है, और उसका जो ट्रायल होगा वारंट ट्रायल होगा। सिंपल सी बात है।